के इक्वल होता है lateral magnification, lateral magnification v by u तो lateral magnification के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। एज जो फॉर्मूला बेटा अपन इसको याद रखेंगे। अभी जैसे इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सर आपने क्या लिखा माइनस एम स्क्वायर वी ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ वेलोसिटी ओके ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जैसे एक कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ये बेटा अपन कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर पे रखा गया है। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर है। ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है और हमें कहा गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। इमेज की वी इमेज क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता, वेलोसिटी ऑफ इमेज दैट इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी u तो पता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी पता है, हमें v पता नहीं है। तो पहले अपन मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। यहाँ से v की वैल्यू फाइंड करना है। u कितना है -30 इक्वल्स टू -1/20। तो v इक्वल्स टू अपने को मिलेगा -60 सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी -60 सेंटीमीटर, सॉरी इमेज डिस्टेंस है वो -60 सेंटीमीटर होगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अपने को फाइंड करना है। दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस, ये हो गया 60 माइनस अपॉन -30 उसका स्क्वायर इंटू 5 के इक्वल। तो हमें मिला 4 5 जा 20 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर पर सेकेंड के इक्वल होगा। तो इमेज बेसिकली कहाँ पे होगी 60 सेंटीमीटर पर। ये अपन कह रहे कि 60 सेंटीमीटर पर इमेज होगी और मोशन कहाँ पे करेगी बेटा इस डायरेक्शन में। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज -20 सेंटीमीटर पर सेकेंड के इक्वल होगी। अभी देखो फॉर्मूला स्पेशल क्या है इसके अंदर, हम कह रहे हैं इन केस ऑफ spherical mirror, in case of spherical mirror, if object distance x1 and image distance x2 are measured from the focus instead of pole, then u किसके इक्वल होगा -f+x1 एंड v को अपन लिखेंगे इमेज डिस्टेंस को f+x2 -f+x2। जैसे अपन कह रहे कि ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये फोकल लेंथ है, ये जैसे अपने पास ऑब्जेक्ट है, ये फोकल लेंथ है,
आई है, ये इमेज बन रहा है, और ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस x2 है, और ये डिस्टेंस अपने को f दिया हुआ है। तो उस केस में बेटा अगर हम मिरर सर फॉर्मूले से बता, देखें, आपने लाइक वो जो फॉर्मूला लिखा है उसमें पहला वाला यू है या फिर वी? पहला वाला u बेटा, ये u है, ओके। और सेकेंड वाला v, ऐसे। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f के इक्वल होगा। v की वैल्यू अपने पास है माइनस एफ प्लस x2, और ये हो गया माइनस एफ प्लस x1 इक्वल्स टू -1/f के इक्वल होगा। और उसको अगर अपन सॉल्व करें, देखो क्या मिला, एफ प्लस x1 इंटू एफ प्लस x2, और ये हो गया बेटा एफ प्लस x2 एफ प्लस x1, और ये हो गया 1/f। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिला एफ 2f स्क्वायर प्लस x1f प्लस x2f हो गया इक्वल्स टू, ये हो गया एफ स्क्वायर प्लस एफ इंटू x2 प्लस एफ x1 प्लस x1 x2। तो एफ x1 से एफ x1 कैंसिल आउट हो गया, एफ x2 से एफ x2, एक एफ स्क्वायर से एक एफ स्क्वायर। तो फाइनली एफ स्क्वायर इक्वल्स टू किसके इक्वल मिला, x1 x2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है न्यूटन्स फार्मूले से एफ इक्वल्स टू अंडर रूट x1 x2 के इक्वल होगा। एज ये फार्मूला बेटा अपन याद रखेंगे, और इसी को अपन कहेंगे न्यूटन्स फार्मूला। तो न्यूटन्स फार्मूला वो होता है फोकल लेंथ इक्वल्स टू x1 x2, जहाँ पर x1 एंड x2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस है। सर आपने 2f² को किसके साथ काटा? एक एफ स्क्वायर से एक एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 2f² से केवल एक एफ स्क्वायर बचा, 2f² माइनस एफ स्क्वायर बचा। हाँ। नोटेड। तो ये अपना रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। आज अपन देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो हम कहेंगे रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना in which in which direction of propagation of light changes at
the boundary when it passes from one medium to the another medium. अनदर मीडियम अपन कह रहे कि अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट पास होती है तो बाउंड्री पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. दैट इज अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. सॉरी, इस फिनोमिना को अपन रिफ्रैक्शन कहेंगे. तो रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना इन विच direction of propagation of light changes at the boundary when it passes from one medium to another medium. दूसरा बेटा एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे कहेंगे कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम. फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती है. तो ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन frequency of light remains same. The frequency of light does not change. Frequency of light does not change. अभी अपन कह रहे कि रिफ्रैक्शन होगा कैसे, कि जैसे अपन कह रहे कि एक मीडियम है और इस मीडियम में अपन कह रहे कि लाइट प्रोपागेट कर रही है. कि नॉर्मल है. ये अपन कह रहे कि फर्स्ट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये μ2 है. यहाँ पे एंगल आई है, इसको अपन कहेंगे एंगल R. ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. ये नॉर्मल के इक्वल है. तो यहाँ पे अपन कहेंगे ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, इसको नॉर्मल कहेंगे. ये जो एंगल है उसको अपन कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट. और ये अपने पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अभी जैसे इससे प्रीवियस हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था, उसी टाइप से अपन इसमें भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे. ऑफ रिफ्रैक्शन जैसे दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी दो लॉज देखे थे, इसमें भी अपन दो लॉज देखेंगे. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ दोनों में सेम है. द इंसिडेंट रे normal and the refraction ray the incident ray normal and the refraction ray lying in same plane. And second अपन कहेंगे that is Snell's law. सेकेंड जो लॉ है वो है स्नेल्स लॉ. और स्नेल्स लॉ क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ refractive index, product of refractive index and sine of angle of incidence
sign of angle of incidence at a point in a medium is constant. In a medium is constant. तो जैसे अपन कह रहे हैं कि फर्स्ट मीडियम जैसे म्यू 1 है और उसका एंगल साइन आई ले लिया, सेकेंड मीडियम म्यू 2 है और उसका एंगल साइन आर हो गया, और ये कांस्टेंट है, इक्वल है। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू 2 बाई म्यू 1 के इक्वल, या इसको हम कहेंगे म्यू 2 1 या म्यू 2 1। ये बेटा स्नेल्स लॉ है, इसी को अपन स्नेल्स लॉ कहेंगे, स्नेल्स लॉ। यहाँ पे जो ये टर्म अपने देखा है म्यू 2 1 या म्यू 2 A1 वो म्यू 2 बाई म्यू 1 के इक्वल होगा। इसको अपन कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1. It is defined as the ratio of speed of light in free space C to that in the given medium V। मतलब हम कह सकते हैं कि जो म्यू या जो एन है वो C बाई V के इक्वल है। और यहाँ से अपन कह सकते हैं कि म्यू जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन, सॉरी म्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मीडियम में जो स्पीड है वो C बाई म्यू है, और C बाई म्यू मैं ये कह सकता हूँ कि मीडियम में जो स्पीड है वो वैक्यूम में स्पीड या फ्री स्पेस में स्पीड से कम होगा। तो कोई भी अपन कह रहे कि मीडियम के अंदर जो स्पीड है वो वैक्यूम के कंपेरेटिव अपन कह रहे कि कम होगा। अगर मीडियम डेंसर है तो उस केस में अपन कह रहे कि स्पीड है वो क्या होगा, कम होगा। सेकेंड यहाँ पे अपन टर्म डिफाइन करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपन कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1। The medium 1 is called relative refractive index। relative refractive index। अभी जैसे बेटा हमने देखा था स्नेल्स लॉ में कि म्यू 2 बाई म्यू 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स हम कहेंगे कि इक्वल्स टू V1 बाई V2 के इक्वल है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम 2 का 1 के रेस्पेक्ट में अगर फाइंड करेंगे तो वो होगा स्पीड ऑफ
मीडियम 1 डिवाइड बाई मीडियम 2, V1 बाई V2 के इक्वल होगा। तो जब रे रेयर टू डेंसर में जाती हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अगर इसका उल्टा, व्हेन द लाइट रे when the light ray passing through denser to rarer medium, denser to rarer medium, then then it bends away from the normal, away from the normal। अपन कह रहे कि उस केस में नॉर्मल से अवे बैंड होगी। जैसे अपन कह रहे कि एक मीडियम है, थीटा नॉर्मल रे ऐसे, और उस केस में ऐसे बैंड हो जाएगी। ये आई है, ये आर है, सॉरी रिफ्रैक्टर रे है, ये आर हो गया। यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन देखिए तो एंगल ऑफ डेविएशन ऐसे हो जाएगा। मीन्स ये फर्स्ट मीडियम म्यू1 है, ये म्यू2 है, हम कहेंगे म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2। और यहाँ पे अपन कह रहे कि अगर एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें डेल्टा, तो कितना होगा, आर माइनस आई बीटा, नॉर्मल से अवे शिफ्ट हो जाएगा। एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। देखो यहाँ पे अपन किस टाइप से डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा ये जैसे अपन कह रहे कि एक मीडियम है और एक ऑब्जेक्ट बेटा अपन कह रहे कि बॉटम पे रखा गया। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये बेटा अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बाहर से। यहाँ पे अपन कह रहे कि एक पर्सन है, वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ये नॉर्मल हो गया। इस सीधी रे इस डायरेक्शन में हम किसी, यहाँ से एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर अपन कह रहे कि जस्ट इसके टॉप पे नहीं है, किसी एंगल पर है, ये ऑब्जर्वर है। और यहाँ से अपन कह रहे कि इसे हम देख रहे हैं, तो देखो दिखाई कब देगा, यहाँ से आने वाली रे ऑब्जर्वर के आइस तक जाएगी। ये बेटा अपन कह रहे कि जैसे नॉर्मल है, जिसको अपने एंगल ऑफ आई का, ये भी एंगल आई के इक्वल होगा। तो यहाँ से इस ऑब्जर्वर को रे यहाँ से आती हुई दिखेगी, तो ये अपन कह रहे कि इसको इमेज दिखेगी। ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिखेगा, इसको ये इमेज दिखेगी। और ये जैसे पॉइंट अपन ने कहा है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट अपन कह रहे कि बी के इक्वल है। अभी अपन कह रहे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर के इक्वल है। ये बेटा आर है, तो बाई ज्योमेट्री आर होगा। ये भी अपन कह रहे कि आर के इक्वल होगा। यहाँ पे अपन कह रहे कि ये फर्स्ट डेंसर मीडियम है, या अपन कह रहे डेंसर है, और बाहर ऑब्जर्वर है वो रेयर मीडियम में है। ये म्यू आर है, रेयर मीडियम है, और ये डेंसर मीडियम म्यू डी के इक्वल है। यहाँ पे बेटा ये जो डिस्टेंस है उसको अपन कहेंगे एक्चुअल डेप्थ बेटा, और ये जो डेप्थ है दैट इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। ये एपरेंट डेप्थ है, टी एपरेंट इसको अपन कहेंगे। और ये अपन कह रहे कि रियल डेप्थ है, डी आर हो गया। क्लियर बेटा।
अभी अपने को फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि एप्रेंट डेप्थ कितना है, वो फाइंड करना, और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से कितना ऊपर उठा हुआ दिखता है उसको अपन नॉर्मल शिफ्ट कहेंगे, उसको अपन कहेंगे नॉर्मल शिफ्ट। तो अभी देखो सिंपल इस ज्योमेट्री को अपन यूज करते हैं। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी, पहले अपन ए ओ बी की बात करें तो वहां से अपने को मिला टेन आई। टेन आई किसके इक्वल होगा, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन बेस कितना है, ए ओ, ए ओ, और उसको हम कह सकते हैं ए बी अपॉन रियल डेप्थ पी आर होगा। फिर हम बात कर रहे हैं फ्रॉम ट्राइंगल ए आई बी, इसके अंदर बेटा टेन आर की अपन बात करें तो टेन आर परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए आई होगा। ए बी और ए आई उसको अपन कह सकते हैं डी एप्रेंट, ये एप्रेंट डेप्थ हो गया। अभी अपन कह रहे हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट बी, बी पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ की बात करते हैं तो क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू आर अपॉन म्यू डी के इक्वल हो, रेजर अपॉन डेंसर, और उसको अपन लिख सकते हैं म्यू आर, वो अपन कह रहे हैं म्यू टू है अपॉन म्यू वन के इक्वल हो। अभी यहाँ पे एंगल वेरी स्मॉल है तो मैं साइन आई की जगह टेन आई लिख सकता हूँ, तो टेन आई, या हम इसको लिख सकते हैं कि साइन आई, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए साइन आई साइन आर इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू टेन आई अपॉन टेन आर, और वो किसके इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं म्यू टू बाई म्यू वन। टेन आई की वैल्यू कितना है, तो टेन आई अपने पास है ए बी अपॉन डी एक्चुअल हो गया बेटा, और टेन आर ए बी अपॉन डी एप्रेंट, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, और ये हमें मिला म्यू टू बाई म्यू वन। तो डी एप्रेंट जो है वो हमें क्या मिला, डी अपॉन म्यू वन बाई म्यू टू, म्यू वन बाई म्यू टू के इक्वल होगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम टू रिफ्रैक्टेड मीडियम म्यू वन बाई म्यू टू, ये अपने पास, जिसको हम कह सकते हैं डी अपॉन म्यू इफेक्टिव। तो एप्रेंट डेप्थ है वो बेटा अपने को मिला डी अपॉन म्यू वन बाई म्यू टू, नोट करो यहाँ, वो बेसिकली डी बाई म्यू के इक्वल होगा। अच्छा, इसमें न्यू टू मतलब कि आपने न्यू आर लिया है ना? हाँ, म्यू टू मतलब म्यू आर, बाहर वाला मीडियम, जो रेयर मीडियम था, वो अगर एयर हो जाए, है ना, ऑब्जर्वर सपोज एयर में है तो अपन कह रहे हैं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन हो जाएगा, एयर का वन होता है। और अगर अपन डेंसर मीडियम जब सराउंडिंग एयर है तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, तो उसको अपन म्यू लिख सकते हैं। तो एप्रेंट जो डेप्थ है इसको अपन कहेंगे एप्रेंट डेप्थ, और एप्रेंट डेप्थ किसके इक्वल मिला, रियल डेप्थ अपॉन, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एप्रेंट डेप्थ, एप्रेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू के इक्वल होगा, रियल डेप्थ अपॉन म्यू के इक्वल होगा। ये बेटा है जो फॉर्मूला अपन उसको याद रखेंगे। अभी दूसरा अपने को पूछा गया नॉर्मल शिफ्ट, दूसरा हमें यहाँ पे इसी के अंदर फाइंड करना है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब कितना ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ ऑब्जेक्ट अपने को दिखेगा, उसको अपन नॉर्मल शिफ्ट कहेंगे।
सपोज ये बेटा x के इक्वल है, तो x होगा किसके इक्वल, हम कहेंगे रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ वो नॉर्मल शिफ्ट के इक्वल होगा। रियल डेप्थ किसके इक्वल है, d, नॉर्मल डेप्थ किसके इक्वल है, d माइनस म्यू। तो ये हमें फाइनली मिला d 1 माइनस 1 अपॉन म्यू के इक्वल होगा। ये नॉर्मल शिफ्ट है, x इक्वल्स टू d 1 माइनस 1 अपॉन म्यू के। अगर एक से ज़्यादा मीडियम प्रेजेंट है तो एपरेंट डेप्थ क्या होगा वो अपन देख लें। जैसे एक मीडियम हो गया, ये दूसरा मीडियम हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये डिस्टेंस d1 है, ये d2 के इक्वल है। रियल डेप्थ ये अपने पास d1 हो गया, ये d2 हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो गया, ये μ2 हो गया। तो उस केस में अगर एपरेंट डेप्थ अपने को फाइंड करना, डी एपरेंट, वो क्या होगा, फर्स्ट मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये डी एपरेंट के इक्वल होगा। अगर हमें नॉर्मल शिफ्ट फाइंड करना, नॉर्मल शिफ्ट मतलब अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से कितना ऊपर उठा हुआ दिखेगा उसको नॉर्मल शिफ्ट कहेंगे। तो x क्या होगा, फर्स्ट मीडियम d के कारण शिफ्टिंग 1 माइनस 1 अपॉन μ1 होगा, सेकेंड मीडियम के कारण शिफ्टिंग 1 माइनस 1 अपॉन μ2 के इक्वल होगा। ये टोटल नॉर्मल शिफ्ट है। अगर अपने को इस दोनों मीडियम का इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो उसको अपन लिखेंगे म्यू इफेक्टिव, दैट विल बी इक्वल्स टू apparent depth upon real depth, apparent depth upon real depth के इक्वल हो, apparent depth upon real depth। apparent depth अपने को क्या मिला, तो d1 अपॉन μ1 प्लस d2 अपॉन μ2, और इसको अपन लिख सकते हैं रियल डेप्थ d1 प्लस d2। ये अपने पास इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने उल्टा लिख दिया, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ होगा। बेटा इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो म्यू इफेक्टिव दैट विल बी इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ के इक्वल हो, एपरेंट डेप्थ, क्योंकि एपरेंट डेप्थ क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन म्यू होता है, तो म्यू क्या हो गया, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ d1 प्लस d2 के इक्वल है, दो मीडियम है, और एपरेंट डेप्थ d1 अपॉन μ1 प्लस d2 अपॉन μ2 के इक्वल। ये इसका एज अ रिजल्ट अपन याद रखेंगे, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। जैसे हम कह रहे हैं कि एक फिश है, वाटर में है, और वो एक बर्ड को देख रही है, तो बर्ड की पोजीशन उसको कहाँ पे दिखेगी वो हम एपरेंट हाइट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये हम कह रहे हैं कि एक वाटर है या मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा अपन कह रहे कि μ2 है, और एक बर्ड यहाँ पर है,
बर्ड की जो एक्चुअल हाइट है सरफेस से वो h है, और यहाँ से अपन कह रहे कि कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल कब होगा, जब आने वाली रेज ऑब्जर्वर की आइज तक जाए। ये ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, ये अपन कह रहे कि पॉइंट ए है, बी पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा, और यहाँ पे अपन कह रहे कि फिश है। अभी इस फिश को ये जो रे है वो यहाँ से आती हुई दिखेगी, यहाँ से आती हुई दिखेगी, तो बर्ड उसको यहाँ पे दिखेगा। ये ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज उसको यहाँ पे दिखेगी। इसको अपन कहेंगे एपरेंट हाइट, मतलब हाइट पहले से ज़्यादा दिखेगी, ज़्यादा हाइट पर अपन कह रहे कि बर्ड उसको दिखेगा। ये एंगल अपन कह रहे कि आई है, ये एंगल आई हो गया, और ये एंगल आर के इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल आर है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि यूजिंग स्नेल्स लॉ, बेटा अपन देखें, यूजिंग स्नेल्स लॉ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, एयर है उसको 1 ले लिया, और μ2 को अपने म्यू ले लिया। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ हम बात कर रहे हैं। स्नेल्स लॉ बेटा क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू μ2 बाई μ1। सेकेंड मीडियम डेंसर है म्यू, और रेयर मीडियम को अपने एयर ले लिया, 1 के इक्वल है। अभी अपन कह रहे हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर, उसको अपन अप्रोक्सीमेट स्मॉल एंगल के लिए लिख सकते हैं tan आई अपॉन tan आर, और वो सिंपल म्यू के इक्वल है। अभी tan आई किसके इक्वल है, तो tan आई को हमने लिखा परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइट h हो गया। tan आर किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन h एपरेंट हो गया, और वो म्यू हो गया। ए बी से ए बी कैंसिल आउट, तो एपरेंट हाइट है वो किसके इक्वल मिला, म्यू इंटू एच के इक्वल, एच एपरेंट म्यू इंटू एच के इक्वल है। अगर यहाँ पे अपन नॉर्मल शिफ्ट देखें, नॉर्मल शिफ्ट अगर अपन देखें इसमें, इसमें नॉर्मल शिफ्ट अवे होगा, है ना, ऊपर की तरफ हो रहा है। तो x इक्वल्स टू अपन कहेंगे एच एपरेंट माइनस एच, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू एच के इक्वल। ये नॉर्मल शिफ्ट हो। जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो वो अपनी पोजीशन से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखेगा। क्वेश्चन है, टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू अ हाइट ऑफ, मतलब अपन कह रहे कि जो रियल डेप्थ है 12.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। द apparent depth of the needle, so d apparent, that is equals to 9.4 सेंटीमीटर के इक्वल है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करें। पहले इस पार्ट को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हमने कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट, अ रियल डेप्थ अपॉन apparent डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन apparent डेप्थ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रियल डेप्थ कितना, 12.5, apparent depth 9.4, and that will be equals to 1.33, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट ये कह रहा है, इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.63 है लिक्विड का, और अप टू द सेम हाइट, देन व्हाट विल बी द अपरेंट, मतलब डी अपरेंट अपने को फाइंड करना है,
तो डी एपरेंट होता है रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव डेप्थ। रियल डेप्थ कितना है 12.5, एपरेंट डेप्थ कितना है 1.63। ये अपने को आंसर मिल जाएगा। The bottom of a container is made of glass 4 cm thick, mu 1.5. The container contains two immiscible liquids C and B up to depth 6 and 8 cm respectively. What is the shift of a scratch on outer surface? यहाँ पर अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट है, स्क्रैच यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और हम ऑब्जर्व यहाँ से कर रहे हैं, कंटेनर में से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अपनी को इसकी शिफ्टिंग फाइंड करना है। फाइंड करो। तो हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें? यस यस बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ओके 1 minus 1 upon mu 2 plus d3 1 minus 1 upon mu 3। बस अगर 4 मीडियम है तो उसको भी अपन ऐड ऑन करेंगे। d1 कितना 6, 1 minus 1 upon 1.4 plus 8, 1 minus 1 upon 1.3 plus 4, 1 minus 1 upon 1.5 हो गया और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। An air bubble inside a cubical block, ये जैसे अपन कह रहे कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उसके अंदर एक एयर बबल है। ये सपोज अपन कह रहे कि जो फेस 1 ये है और ये फेस 2 है और यहाँ पे अपन कह रहे कि सपोज ये x डिस्टेंस पर है, ये x है तो ये डिस्टेंस कितना होगा 4.5 माइनस एक्स, 4.5 माइनस एक्स हो गया। जब फेस 1 से अपन इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो d1 एपरेंट वो हमें दे रखा 2 सेंटीमीटर और वो 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा x बाई म्यू के इक्वल, दैट इज इक्वेशन 1। दूसरा अपन फेस 2 से जब इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो d2 एपरेंट वो 1 सेंटीमीटर है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4.5 माइनस एक्स अपॉन म्यू के इक्वल। दो इक्वेशन, दो अननोन हम फाइंड कर सकते हैं। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो यहाँ से अपने को मिला 2 इक्वल्स टू x अपॉन 4.5 माइनस x होगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 9 माइनस 2x इक्वल्स x हो गया, इस 9 इक्वल्स टू व्हाट 3x हो गया। तो x कितना मिला 3 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, ये इसका आंसर। इस स्लैब का थिकनेस t के इक्वल है, ये I है तो ये एंगल क्या होगा r के इक्वल होगा। ये बेटा इसका डेविएशन एंगल है और वो किसके इक्वल होगा I माइनस r, ये डेविएशन हो गया। अभी अपन कह रहे हैं कि ये जैसे पॉइंट O है, इस पॉइंट को अपने हाँ O है, इस पॉइंट को A मार्क किया, ये B है और ये पॉइंट C है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन कह रहे कि म्यू है और बाहर एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लिया ना। इसको अपन चाहे तो ये म्यू1 ले लो, ये म्यू2 ले लो, सेकेंड मीडियम म्यू2, बट म्यू1 अपन कह रहे कि 1 हो जाएगा और म्यू2 म्यू के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी बेटा, और ट्रायंगल ओ ए बी में हम अगर कॉस आर की बात करें तो कॉस आर क्या होगा बेस ओ ए ओ अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ बी। ए ओ किसके इक्वल है टी अपॉन ओ बी हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो टी है वो बेसिकली सॉरी ओ बी जो है ओ बी वो टी अपॉन कॉस आर के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 1 हो गई। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी सी की हम बात कर रहे हैं और ओ बी सी में मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, ये बेटा परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो गया
तो यहाँ पे अपन कहेंगे साइन आई माइनस आर, और वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ बी। और यहाँ से अपन कह रहे हैं कि बी सी वो बेसिकली एक्स से बटा लेटरल शिफ्ट है, वो मिला ओ बी साइन आई माइनस आर के इक्वल, दैट इज इक्वेशन 2 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से जो एक्स की वैल्यू ओ बी की वैल्यू है वो 2 में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब 1 से ओ बी की वैल्यू बेटा पुट करेंगे तो लेटरल शिफ्ट हमें मिला टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर के इक्वल होगा। एक फॉर्मूला ये होगा, ये लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला है। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें पता है, आई पता है, इसमें बेटा अपन कह रहे कि कुछ और हम देख सकते हैं, फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर स्मॉल एंगल ऑफ आई, अगर इंसिडेंस वेरी स्मॉल है तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, तो आई माइनस आर, वो साइन आई माइनस आर के इक्वल होगा, और कॉस आर की वैल्यू 1। तो x इक्वल्स टू अपने को मिला टी आई माइनस आर। दूसरा स्नेल्स लॉ बेटा अपन अप्लाई करें, स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ क्या कहेगा, तो स्मॉल एंगल के लिए हम कह सकते हैं आई अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन होगा। तो आर को हम लिख सकते हैं, क्योंकि आर ग्लास के अंदर है वो मेजर नहीं कर सकते, तो म्यू वन बाई म्यू टू इंटू आई होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू टी 1 माइनस म्यू वन बाई म्यू टू इंटू आई के इक्वल। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब अपन कह रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी स्मॉल है। और अभी हमने कहा म्यू वन एयर है, जैसे यहाँ पे अपन कह रहे हैं म्यू वन इक्वल्स टू 1, तो म्यू टू एब्सोल्यूट हो जाएगा म्यू, तो उस केस में हम कह सकते हैं एक्स इक्वल्स टू टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू आई के इक्वल होगा। ये लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला। अगर इसका शिफ्टिंग देखे बेटा नॉर्मल शिफ्ट, तो सेम बेटा टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू के इक्वल होगा। ये इसका शिफ्टिंग टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू के इक्वल होगा। मतलब हम क्या कहेंगे कि when an object is placed in front of a transparent glass slab, it shifts the image of the object it shifts the image of the object in the direction of incident ray, in the direction of incident ray। और शिफ्टिंग होगा कितना, x t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू के इक्वल होगा। अभी देखो इसमें अपने को कुछ स्टेप फॉलो करने, वो स्टेप प्रोसेस अपन याद रखेंगे। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले बेटा अपन शिफ्टिंग फाइंड करेंगे, है ना, ग्लास स्लैब के कारण शिफ्टिंग। और शिफ्टिंग होता क्या है, तो अभी हमने कहा था टी ग्लास स्लैब के कारण टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, टी की वैल्यू 6 है, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 3/2 हो गया, तो 3 माइनस 2
1/3 और ये अपने को मिला 2 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या करना है कि जो मिरर है उसको 2 सेंटीमीटर अपनी पोजीशन से आगे शिफ्ट करना है। ये हमने 2 सेंटीमीटर पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया और मिरर पहले m यहाँ पे था, अभी m डैश यहाँ पर। बस अभी अपने को क्या करना है कि कोई भी प्लेन मिरर है तो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना इमेज डिस्टेंस। तो 28 तो ये था, 6 माइनस 2 ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। और 28 और 4 कितना हो गया, 32। तो अभी अपन कह रहे कि फाइनल जो इमेज है वो इस एम डैश से 32 सेंटीमीटर होगा। एम डैश से इमेज 32 सेंटीमीटर होगा, है ना। और हमें फाइन कहाँ पे करना है, एम से फाइन करना है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 30 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो अपन कहेंगे कि जो डिस्टेंस है दैट विल बी 30 सेंटीमीटर। 32 में से 2 को फर्दर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो डिस्टेंस कितना मिला, 30 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। क्या करना है, सबसे पहले शिफ्टिंग फाइंड करना है। जो सिल्वर सरफेस है उसको हम शिफ्टिंग के बराबर शिफ्ट करेंगे और वहां पे मिरर मानते हुए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस के इक्वल करना है। फिर जहां से डिस्टेंस फाइंड करना है वहां से अपन डिस्टेंस को कैलकुलेट कर देंगे। A light ray is moving from denser medium to the air if the angle of incidence, जो डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू दिया हुआ है, तो म्यू के टर्म्स में अपने को फाइंड करना है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब हमें कहा गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r/2, ये गिवन है। और बेसिकली हमें r की वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ म्यू। r इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स म्यू बाई 2 के इक्वल होगा। नोटेड। लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। लाइट ऑफ wavelength 8000 angstrom enters from air to water and water का refractive index 4/3 है। What is the change in frequency of light in water? वाटर में फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा वो अपने को फाइंड करना है। तो इसका आंसर होगा नो चेंज। फ्रीक्वेंसी इज द सोर्स प्रॉपर्टी और वो अपन कह रहे कि मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। सोर्स चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी में कोई इफेक्ट नहीं होगा।
नोटेड। चलो, तो इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।